आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं टेंस। और टेंस में है नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना, केवल आपको समझना है मैं एक पत्र लिखूंगा। सिर्फ अभी आप समझें, मैं एक पत्र लिखूंगा। ये आपका एक सेंटेंस आया है, इसे ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करते समय आपको सबसे पहले देखना होता है कि इसमें कौन सा टेंस आया हुआ है। तो वाक्य के अंत में गा गी गे आदि आता है तो वह फ्यूचर टेंस माना जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट माना जाता है। तो यदि यहाँ पर वाक्य के अंत में सिर्फ गा, सिर्फ गी, सिर्फ गे आए, वह फ्यूचर इंडेफिनिट माना जाएगा। और जब भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट को ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी दो सहायक क्रियाएं होती हैं। एक सहायक क्रिया विल होती है और एक सहायक क्रिया शैल। दो सहायक क्रियाएं होती हैं और इन दोनों सहायक क्रियाओं का हेल्पिंग वर्ब का यूज हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप ये देखें कि यहाँ पर आई और शैल, आई और वी, दो यहाँ पर आपके प्रोनाउन है। आई और वी के साथ में हमेशा शैल का प्रयोग होगा। और इसके अलावा जो भी आपके कर्ता आएंगे, एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट एक्सेप्ट दीज टू सब्जेक्ट्स, इनके अलावा जो भी हैं, और जो का मतलब है कि यहाँ पर यू है, दे है और ही, सी, इट, सिंगुलर, प्लूरल नंबर, जो भी प्लूरल नंबर भी, ये भी ध्यान देना है कि प्लूरल नंबर, चूँकि दे ऑलरेडी प्लूरल है और अगर प्लूरल नंबर का भी कोई आएगा तो सभी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो सिर्फ यही पहचान कि आई और वी के साथ शैल सहायक क्रिया का प्रयोग होगा और बाकी कर्ताओं के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पहचान हो गई कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट है। और इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जब भी होगा तो चाहे वो आपका अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, हर परिस्थिति में सहायक क्रिया ज़रूर आएगी। तो चूंकि हम यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट शुरू कर रहे हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम ए नंबर अफर्मेटिव से शुरू करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस आया और अफर्मेटिव सेंटेंसेस का पहला सेंटेंस है मैं एक पत्र लिखूँगा। अब यहाँ पर ये देखें कि जब टेंस तो हमने पहचान लिया, सहायक क्रिया की भी हमें पहचान हो गई कि आई और वी होगा तो शैल सहायक क्रिया और उसके बाद हम विल का प्रयोग करेंगे। और फ्यूचर इंडेफिनिट के एक ये है कि जब भी सहायक क्रिया ज़रूर आएगी, चूँकि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव हर परिस्थिति में आएगी। और जब सहायक क्रिया आती है तो उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यहाँ पर हमने देखा कि मैं करता है, लिखूँगा क्रिया है, एक पत्र आया। तो यहाँ जब हम चालू करेंगे तो आई हो जाएगा और आई के साथ शैल का प्रयोग होता है तो आई शैल। और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही मेन वर्ब की आएगी तो राइट हो जाएगा तो आई शैल राइट। और आपका ये बचा आखिरी में आ लेटर। अभी आपको लिखना नहीं है, अभी और एक दो हम सेंटेंस देखें। तो यहाँ पर आ गया दूसरा सेंटेंस लेते हैं और दूसरे में आया वह है अपनी किताब पढ़ेगा। तो वह अपनी किताब पढ़ेगा। और जब ही हम इसे देखते हैं तो यहाँ पर आप ये देखें वाक्य अंत में गागी गे आए, या तो गा या तो गी या गे। अगर वाक्य अंत में आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट के रूप में होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट की दो सहायक क्रियाएं विल और शैल, लेकिन आई और वी के साथ हमेशा शैल और बाकी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होगा। और यहाँ पर हमने देखा कि वह करता है, पढ़ेगा क्रिया है, अपनी किताब की बात आई तो यहाँ पर हमने लिखा ही। और यह हमें मालूम है कि आई और वी के साथ शैल है तो निश्चित बात है यहाँ पर वह करता है, इसके साथ विल का प्रयोग होगा तो ही विल होगा। और जब ही सहायक क्रिया विल आएगी तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रीड मीन्स होता है पढ़ना, और अपनी किताब तो हो गया हिज बुक। चलिए मान लिया कि हमारा सेंटेंस ये दो बन गए, लेकिन एक और मैं स्पष्ट यहाँ पर आपको बता दूँ। जैसे मैं यहाँ पर इस सेंटेंस को ले रहा हूँ, मैं एक पत्र अवश्य लिखूँगा। मैं एक पत्र अवश्य लिखूँगा। तो जो ही ये सेंटेंस आया तो देखिए इसमें से डिफरेंस केवल इतना है कि अवश्य शब्द आ गया। और आप ये देखें
अवश्य का मतलब दबाव डालकर कहा जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है कि मैं ज़रूर लिखूँगा। और जब भी कोई चीज़ दबाव डाल करके कही जाए तो फ्यूचर टेंस में हो, और फ्यूचर टेंस का मतलब इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, किसी में हो, तो वहाँ पर हम इस अवश्य का भाव देने के लिए बस शैल के जगह विल और विल के जगह शैल का प्रयोग करते हैं। नियमतः तो हम यहाँ पर देखें, लिखूँगा फ्यूचर इंडेफिनिट है, आई करता है, तो अगर हम नियम से देखें तो यहाँ पर आई शैल होना चाहिए। लेकिन आई शैल से तो ये हो जाएगा मैं एक पत्र लिखूँगा, लेकिन हमें ये भाव देना है कि मैं एक पत्र अवश्य लिखूँगा, यानी मस्ट है, एम्फसाइज है, जोर दिया जा रहा है। तो अंग्रेज़ी में भी आपको ऐसा कोई भाव हो कि जोर दिया जाए और आपको पता चले कि नहीं अवश्य होगा। जैसे मान लिया कि मैं आपके घर के पास खड़ा हूँ, आपने कहा कि आप आएंगे कल, मैं ये कहूँ मैं अवश्य आऊँगा, तो वैसे आई के साथ शैल आता, आई शैल कम, ये मैं कहूँगा। लेकिन मैंने कहा मैं अवश्य आऊँगा, तो ऐसी स्थिति में फिर आई के साथ हम शैल ना प्रयोग करके विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर विल ये बताता है कि कुछ विशेष है, अवश्य का भाव है, और वहाँ एम्फसाइज भी होगा। और उसके प्रेंसिएट में मैं ये कहूँगा आई विल कम, तो विल पर मैं एम्फसाइज करूँगा आई विल कम। तो जो ही आई के साथ विल लगा है तो जो पाठक होंगे, रीडर होंगे, पढ़ने वाले, उन्हें ये लगेगा कि यहाँ पर ये व्यक्ति अवश्य की बात कर रहा है कि आऊँगा। यहाँ पर ये नहीं माना जाएगा कि ग्रामेटिकली मिस्टेक है, नहीं, वहाँ पर वही कहता है कि मैं अवश्य आऊँगा। तो यहाँ पर आया मैं एक पत्र अवश्य लिखूँगा। वैसे सामान्य स्थिति में था कि एक पत्र लिखूँगा तो आई शैल राइट अ लेटर, बट यहाँ अवश्य की बात आई। तो जब भी अवश्य का भाव आ जाए, फ्यूचर के चारों में से किसी में भी आ जाए, तो वहाँ पर आई के साथ शैल ना होकर के विल होगा, और जहाँ पर विल आता है तो विल की जगह क्या है, शैल होगा, बस इतना। तो उससे थोड़ा सा एम्फसाइज डालने का भाव होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम आई शैल के जगह क्या लिखेंगे, आई विल, और उसके बाद अब विल आ गया तो अवश्य का भाव भी हो गया, और उसके बाद देन आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, और लेटर यह हो गया। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ और देखूँ कि चौथा एक सेंटेंस लूँ और सेम लेता हूँ, वह अपनी किताब पढ़ेगा, तो यहाँ पर हम कह दें कि वह अपनी किताब अवश्य पढ़ेगा, अवश्य पढ़ेगा। मान लिया ये सेंटेंस आपका आया और इसे हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ही के बाद विल लगाना चाहिए, लेकिन चूंकि अवश्य शब्द आया है तो क्या होगा, ही शैल, और उसके बाद रीड हो जाएगा, और हिज यानी अपनी किताब, हिज बुक हो जाएगा। ये एक थोड़ी सी विशिष्ट पहचान है, विशिष्ट रूप से आपको भी यहाँ इसका प्रयोग करना है। तो बस फ्यूचर इंडेफिनिट में केवल इतनी महत्वपूर्ण बात है। अगर मैं अफर्मेटिव के बाद निगेटिव की बात करूं तो निगेटिव में सिर्फ ये हो जाएगा कि विल के बाद नॉट आ जाएगा, शैल के बाद नॉट आएगा। मैं अवश्य नहीं जाऊंगा, तो वहाँ पर भी वही होगा कि विल के जगह शैल, शैल के जगह विल, और उसके बाद नॉट हो जाएगा। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर नॉट आया है, नहीं आया है, तो बस आपको एक सिर्फ काम करना है कि शैल के बाद नॉट और विल के बाद नॉट। निगेटिव में इतना रहेगा। और इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में आपको फिर वही फार्मूला कि अगर क्या शब्द पहले आता है तो सहायक क्रिया करेंगे, व्हाट है, व्हेन है, वेयर बीच में आएंगे, तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी करेंगे। तो हम यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आज शुरू कर रहे हैं, इसे हमें पढ़ना है। तो इसमें अफर्मेटिव में मैंने 2-3 चीज़ें बताई, तो इसे आपको लिखना है। 2-3 और मैं सेंटेंस बताता हूँ, देन हम लोग रूल। तो आप सबसे पहले डाल लीजिए नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और उसी में लिख लेंगे नंबर ए अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और उसी में लिख लीजिए नंबर ए अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और उससे सबसे पहले आप यह लिख लीजिए, इजी भी है, और हमें सेंटेंस वो लेना चाहिए पहले जो इजी हो, कि जिससे रूल दिमाग में बैठ जाए। और जब रूल बैठ जाएगा तब आप कठिन सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो आप सफल ज़्यादा होंगे। शुरू में कठिन होंगे सेंटेंस तो निश्चित बात है रूल नहीं आएंगे, बाद में आपको समस्या ज़रूर आएगी। तो यहाँ पर है मैं एक पत्र लिखूँगा, आई शैल राइट अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर। और दूसरा बना लीजिए, तीसरा भी और चौथा, यानी ये चारों सेंटेंसेस को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है।
और दूसरा है वह अपनी किताब पढ़ेगा, यानी ही विल रीड हिज बुक, ही विल रीड हिज बुक। और तीसरा आप लिखेंगे मैं एक पत्र अवश्य लिखूँगा, तो मैं एक पत्र अवश्य लिखूँगा। थर्ड नंबर है इसका होगा आई विल राइट अ लेटर, तो मैं एक पत्र अवश्य लिखूँगा, आई विल राइट अ लेटर। तो दूसरा है वह अपनी किताब पढ़ेगा, ही विल रीड हिज बुक। और तीसरा है मैं एक पत्र अवश्य लिखूँगा, आई विल राइट अ लेटर। और चौथा है वह अपनी किताब अवश्य पढ़ेगा, ही शैल रीड हिज बुक, और देन फुल स्टॉप। तो ये जब 4 बनते हैं उसके बाद 5वां सेंटेंस हम लोग लेंगे। हाँ, इसे राइट फास्टली बट करेक्टली। Whenever we have to understand the grammar and the comprehension, after that we have to develop the spoken power. Spoken power will be developed whenever you have to understand the actual meaning of the words, sentences, and the utilization of the words in the sentence, and also tenses will be utilized at the time of the spoken. So there is the good spoken system. आपको स्पोकन के लिए ये सारी चीज़ें यूटिलाइज होंगी। और व्हेन वी हैव टू स्पीक इन एनी मैटर, इट मीन्स स्पोकन इंग्लिश, देयर आर द यूटिलाइजेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस आल्सो। सो मोस्टली थिंग्स आर told in the spoken English in passive voices. If you have the goodly practice of active passive, from active to passive and passive to active, so you will be successful candidate in speaking English. Spoken English should be developed by you, but you should have the knowledge of the active and passive correctly. तो अब आपको ये, अब मैं आपको जो बोल रहा हूँ तो थिंकिंग भी हो रही, बोलता जा रहा हूँ, क्यों, वाई? तो ये देखा जाए कि जैसे कि मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी के शब्दों को मुझे पता है, इसको यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है, यहाँ रखना, और ग्रामर के रूल भी पता है। तो मैं व्याकरण भी हिंदी में जानता हूँ। शब्दों को 3 चीज़ें हो गई। पहली बात कि शब्द मुझे पता है, किस शब्द का मतलब क्या है। दूसरी बात यहाँ पर ये आ गई कि मुझे व्याकरण पता है। और तीसरी बात ये पता है कि किसको कहाँ रखना है। इंग्लिश अगर मैं बोल रहा हूँ तो इंग्लिश में भी मुझे टर्म पता है, कुछ तो पता ही है टर्म्स, तो वो टर्म्स पता है। फिर इंग्लिश से ग्रामर पता है, और फिर ये पता है कहाँ किसको रखना है। अगर ये हमने डेवलप कर लिया तो इस पर स्पोकन बहुत ईजी। और मैंने आपसे बताया कि बहुत ही ईजी बेस से अपेक्स की ओर हम लोग इंग्लिश को ले चलेंगे। इसलिए इंग्लिश की छोटी छोटी बातें सीखते हुए हम ऊपर की ओर जाएंगे, तो टोटल ग्रामर पोर्शन तैयार होगा, कॉम्प्रिहेंशन भी तैयार होगा, और स्पोकन की ओर भी ले जाएंगे। मैं वीडियो के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ, यदि काम लगातार चलता रहा और आप लोग इसे श्रवण करेंगे और इंटरलाइज करेंगे, अंतर्निहित करेंगे, समझेंगे, तो निश्चित बात है कि इंग्लिश में बहुत अच्छी शक्ति विकसित कर सकते हैं, और यह भी किया भी जा सकता है। 4 सेंटेंस तो हुए। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव टू राइट हियर 5th नंबर, और 5th नंबर को चलिए हम लोग लिखते हैं। 5वां वाक्य आया, और वह है कि वे खेलेंगे, वे खेलेंगे, वे खेलेंगे। अच्छा, ये जो सेंटेंस आया बहुत छोटा सा है, प्यारा सा सेंटेंस है। देखिए, देखने में भी लगता है कि दैट इज़ द लवली सेंटेंस। अब देखिए, लवली सेंटेंस बोलना है तो मैंने सोचा कि यहाँ प्यारा सा है तो लवली बोलना चाहिए, सो बोल दिया है। और यही आप ऐसे थोड़ा 2-2, 4-4 चीज़ें सीखते रहेंगे तो आप भी बोलना शुरू कर देंगे। और जब आप छोटी मोटी चीज़ें घर परिवार की और अपनी छोटी जो एक्टिविटीज़ होती है उनके बोलना शुरू कर देंगे, तो देन फिर क्या होगा कि आप फिर अपना वाइड स्प्रेडिंग हो जाएगी, व्यापक रूप से समझना शुरू कर देंगे और लिखना, बोलना। तो यहाँ पर आया वे खेलेंगे, गाए, गियाए, गयाए, वाक्य के अंत में फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है।
अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो दे करता है तो दे हुआ, यानी वे करता तो दे करता हुआ। और यहाँ पर यह है कि दे के साथ कौन सी सहायक क्रिया आएगी, विल का प्रयोग करेंगे, तो दे विल। और यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो दे विल प्ले, और उसके बाद कुछ है नहीं तो दे विल प्ले हो जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद रोल नंबर फर्स्ट हम लोग लिखते हैं। रोल नंबर फर्स्ट, और इसमें लिखना है, इसे सॉल्व कर लीजिए। देन रूल नंबर फर्स्ट, नियम नंबर फर्स्ट आया, और लिखना है उसमें वाक्य के अंत में गा कॉमा गी कॉमा गे आते हैं। वाक्यों के अंत में गा गी गे आते हैं। और रूल दूसरा, आई और वी के साथ शैल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ शैल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। शेष अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ, शेष अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ, अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। विल का प्रयोग किया जाता है। विल का प्रयोग किया जाता है। रूल अगला, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और रूल अगला, यदि वाक्य में अवश्य शब्द आता है, अवश्य शब्द आता है, तो शैल के स्थान पर विल, और विल के स्थान पर शैल का प्रयोग किया जाता है। शैल के स्थान पर विल और विल के स्थान पर शैल का प्रयोग किया जाता है। और यहीं पर आप अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त करिए। नाउ वी हैव टू फिनिश द अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एंड नाउ वी हैव टू बिगिन द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। बी नंबर आप डाल लीजिए, और बी में आया नेगेटिव सेंटेंसेस। दिस इज़ वेरी इजी, यू हैव टू सॉल्व करेक्टली एंड फास्टली। आप आराम से इसे कर सकते हैं, बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और भाषा में पकड़ के लिए आवश्यक होता है कि भाषा को कहाँ की भाषा है, किसके जगह पर है, कौन किस सेंस में कहता है, इसकी समझ हमें आवश्यक है। तो यहाँ पहला लिख लीजिए आप, और फर्स्ट में आया, मैं कल वाराणसी नहीं जाऊंगा। मैं कल वाराणसी नहीं जाऊंगा। और यहाँ पर आया गा गी गे वाक्य के अंत में है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, नहीं भी आया है, तो आप समझ गए फ्यूचर इंडेफिनिट में नेगेटिव है। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो मैं आया, तो मैं के साथ यानी आई के साथ सहायक क्रिया शैल, तो आई शैल नॉट गो टू
और वाराणसी को वाराणसी, और कल तो कल, चूँकि आने वाला कल तो टुमारो, तो आखिरी में आपका हो जाएगा टुमारो, और उसके बाद फुल स्टॉप। आई शैल नॉट गो टू वाराणसी टुमारो, और चूँकि इसमें सिर्फ नॉट का है तो मुझे नहीं लगता है कि और सेंटेंस की आवश्यकता है, इसे हम रूल समझ सकते हैं। तो चलिए इसमें रूल लिख लेंगे। रूल नंबर वन, शैल या विल के बाद, शैल या विल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। और देखिए बाकी रूल आपके अफर्मेटिव वाले इसमें इम्प्लीमेंट होंगे, तो उन्हें बार बार लिखाने की आवश्यकता नहीं है। शैल या विल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और चूँकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप लिख चुके हैं, यहाँ पर हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए सी नंबर अब आप डालें, यानी निगेटिव ख़त्म कर दें। सी नंबर आया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में ही। तो सी नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव, और ये प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। और इसमें से पहला सेंटेंस आ गया, फर्स्ट में लेते हैं, क्या वे आम खाएंगे। तो क्या वे आम खाएंगे, खाएंगे, और क्वेश्चन मार्क लगाना होगा क्योंकि क्या गया। अच्छा देखिए यहाँ पर ध्यान दें, वाक्यांत में गागी गे यदि आता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन यहाँ पर यह भी है कि क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है, साथ में इंट्रोगेटिव है। और हमें पता है कि जब फ्यूचर इंडेफिनिट है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव बनाने के रूल लगभग हर टेंस में वही है। और जैसा कि मैंने पहले कई टेंसेस में बताया कि अगर वाक्य के शुरू में क्या आ जाए तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। तो हमें पता है कि वे है, यानी तो दे है, और दे के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहाँ पर वाक्य के शुरू में, और हमें पता है कि क्या की जगह है, चूँकि ये वाक्य के शुरू में है तो सहायक क्रिया आती है, तो हमने सहायक क्रिया लगा दिया। और चूँकि यहाँ क्या के बाद तुरंत करता है तो इसके बाद कर्ता ही हम भी लगाएंगे, इसलिए विल के बाद कर्ता हो जाएगा। तो विल दे, और कर्ता के बाद सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब लगाएंगे। और आपको ये पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर आया ईट, ईट मीन्स खाना, और ये आया आम। तो आम में चूँकि मैंगो है तो आप द मैंगोज कर सकते हैं या मैंगोज, लेकिन जब कोई ये हो कि यही मैंगो हैं तो द मैंगो करें, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बस मैंगो खाएंगे तो आप ईट मैंगोज कर दें। और चूँकि यहाँ मैंगो और यहाँ पर मैंगो, तो ये आपका बहुवचन आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो मैंगोज आया, तो प्लूरल नंबर यहाँ पर आएगा, तो ये आया कि मैंगोज, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला आप खुद बनाएं। दूसरा है गीता कौन सा गाना गाएगी। तो दूसरा सेंटेंस आया, गीता कौन सा गाना गाएगी, गाना गाएगी, और क्वेश्चन मार्क, कौन सा गाना गाएगी। अब देखिए ध्यान दें, क्वेश्चन मार्क लगा है, फ्यूचर इंडेफिनिट तो है, कंफर्म है, और इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो इंट्रोगेटिव या तो वाक्य के शुरू में होगा या तो वाक्य के मध्य में होगा। तो हमें यहाँ पर देखना है वाक्य के मध्य में क्या, कहाँ, क्यों, कब, कौन सा, कौन सी, कौन से, कितनी, कितना, कितने, ये होते हैं। तो यहाँ पर आया है कौन सा, तो ये क्वेश्चन मार्क का शब्द है। और साथ में जब भी कितनी, कहाँ, कौन ये आते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई नाउन ज़रूर आता है। लेकिन कहाँ, क्यों, कब, वाट, व्हेन, वेयर, जब ये आते हैं तो अकेले आते हैं। लेकिन कौन सी, कौन सा और कितनी, ऐसे अगर शब्द आएंगे तो इनके साथ नाउन आएगा। तो यहाँ पर आया कौन सा गाना, तो कौन सा गाना, गाना चूँकि हम
यहाँ एक लेंगे स्त्रीलिंग में तो नहीं रहेगा, पुल्लिंग में। तो यहाँ कौन सा का मतलब है विच का प्रयोग हम करेंगे, तो विच आता है। तो विच, और चूँकि ये बीच में है तो जब बीच में है तो हम विच सॉन्ग ये लेंगे। तो आपका जो यहाँ पर पहले इंट्रोगेटिव जो टर्म है हम पहले यूज करेंगे, तो यहाँ पर विच सॉन्ग का हम प्रयोग करेंगे, तो विच सॉन्ग। अच्छा, इसके बाद जब हमने व्हाट है, व्हेन है, वेयर मध्य में होता है तो उनकी अंग्रेजी लिखने के बाद तुरंत क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ भी विच सॉन्ग, और विच सॉन्ग के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमें कन्फर्म है कि विल का प्रयोग होगा। तो विच सॉन्ग विल, और विल के बाद फिर आएगा कर्ता, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, गीता। तो गीता का जी कैपिटल रहेगा। किसी भी नेम, चाहे बुक हो, पर्सन हो, प्लेस हो, इस कोई भी है नेम, तो वहाँ पर कैपिटल होगा, तो गीता। तो विच सॉन्ग विल गीता, और हाँ सिंग गाएगी, तो सिंग, और सिंग यानी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। तो विच सॉन्ग विल गीता सिंग, गीता कौन सा गीत गाएगी। अच्छा, अगला आप बनाइए, वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा, वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा। थर्ड नंबर आया, वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा। अब देखिए यहाँ पर वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा, ये इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर ये बताइए, इंट्रोगेटिव के लिए सिर्फ कितनी का लिखेंगे अंग्रेजी की, पुस्तकें भी, पुस्तकें भी रहेंगी। तो ये हाँ, और कितना, कितनी, कितने के लिए हाउ। और अगर मान लिया अनकाउंटेबल है, जल वगैरह है तो मच होगा, काउंटेबल है यदि, यानी पुस्तक को गिना जा सकता है तो मैनी होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ मैनी, और यहाँ पर हाउ मैनी तो सिर्फ कितनी का हुआ। अब पुस्तकें हैं तो ये प्लूरल नंबर में है तो हो जाएगा बुक्स, हाउ मैनी बुक्स। ये तो आपका इंट्रोगेटिव शब्द के साथ में नाउन भी हुआ। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी प्रयोग होगी, कौन सी, हाँ विल, विल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हाउ मैनी बुक्स विल, और विल के बाद ही, और फिर आया उसके बाद बाय और क्वेश्चन मार्क, बाय। अच्छा, एक और आप बना लीजिए इसी में। अगला सेंटेंस है चौथा, उसे कौन पीटेगा। अगला है उसे कौन पीटेगा, कौन पीटेगा, और इसे बनाएं। इसे सॉल्व करेंगे। हाँ, हु विल बीट, और यहाँ पर उसे है तो ये आपका आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हिम हो जाएगा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का। तो चलिए अब इसमें रूल नंबर 1, और इसमें से लिखना है, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है, क्या शब्द आता है, तो सर्वप्रथम क्या शब्द के स्थान पर, सर्वप्रथम क्या शब्द के स्थान पर विल या शैल का प्रयोग करते हैं, क्या शब्द के स्थान पर विल या शैल का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात सब्जेक्ट प्रयोग किया जाता है। आफ्टर दैट सब्जेक्ट इज यूज्ड, तत्पश्चात सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी कर्ता का प्रयोग किया जाता है।
और उसके बाद रूल दूसरा लिख लेंगे। रूल दूसरा है वाक्य के मध्य में आए हुए प्रश्नसूचक शब्द, वाक्य के मध्य में आए हुए प्रश्नसूचक शब्द, आए हुए प्रश्नसूचक शब्द की सर्वप्रथम अंग्रेजी लिख करके, कि सर्वप्रथम अंग्रेजी लिख करके उसके तुरंत पश्चात सहायक क्रिया और कर्ता का प्रयोग किया जाता है। हाँ, लिख करके उसके तुरंत पश्चात सहायक क्रिया का प्रयोग करके, सहायक क्रिया का प्रयोग करके कर्ता लिखा जाता है, कर्ता लिखा जाता है। और इस तरह से हम देखें कि जो हमारा फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में जो 4 उसके सब पार्ट्स हैं, तो जो फ्यूचर टेंस का पहला पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट, वह हम लोग समाप्त करते हैं। और अब फ्यूचर टेंस का दूसरा पार्ट देखते हैं और वह है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए अब डाल लीजिए नंबर दूसरा, और यहाँ नंबर दूसरे में हमें लिखना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में नंबर ए डालिए, और नंबर ए में आया अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। चूँकि हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट समझ लिया, तो अब ये थोड़ा इजी रहेगा। तो इसमें डायरेक्टली चले लिखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, कर रहा हूँगा। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। देखिए, इसे थोड़ा सा आप समझें। पहले आप ये कहें कि यहाँ केवल गा आया है, लेकिन यहाँ सिर्फ गा नहीं। जैसे मैं जाऊँगा तो सिर्फ गा है, वे आएंगे सिर्फ गा है या गे है, लेकिन यहाँ पर गा तो है, गा के साथ रहा भी है। तो जब गा हो और उसके पहले रहा भी हो, इसका मतलब है जब वाक्य के अंत में रहा और गा हो, तो यानी रहा, रहेगा, रहूँगा, रहेंगे, रहेगी, अगर ऐसा हो, यानी रहा, रही हो और गागी गे भी हो। तो आपको ये पता है कि गा से फ्यूचर टेंस हुआ और रहा से कॉन्टिन्यूअस, तो ये आपका हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के रूप में लेंगे, क्योंकि रहा का जो आता है वह कॉन्टिन्यूअस का भाव देगा और गागी देगा फ्यूचर। तो रहा और साथ में गागी गे हो, तो आप ये समझिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से सहायक क्रियाओं में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनकी सहायक क्रियाएँ इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की 2 हैं, एक है शैल बी है और दूसरी है विल बी, बस 2 है। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल और विल थी और इसमें बी और जुड़ गया। इसका मतलब ये कि जहाँ शैल का प्रयोग हमने वहाँ पढ़ लिया है फ्यूचर इंडेफिनिट में, वहीं शैल बी का प्रयोग होगा। जहाँ पर हमने विल का प्रयोग पढ़ा था वहीं पर विल बी का होगा। इसलिए सहायक क्रिया किस कर्ता के साथ यूज होगी वो बड़ा कठिन काम नहीं है, दैट्स इजी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो सहायक क्रिया विल भी होगी, शैल भी होगी, और अगर इंडेफिनिट है तो सिर्फ शैल और सिर्फ विल। और इसमें से एक ये कि चूँकि हमने पिछले कॉन्टिन्यूअस में देखा है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं कॉन्टिन्यूअस में,
तो यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में ये था कि विल और शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो आया तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में शैल भी, विल भी और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो जब हम इसे बनाएंगे तो यहाँ पर मैं करता है और याद कर रहा हूँगा, तो याद करना क्रिया है और अपना पाठ हुआ। तो जब ये आया तो फिर आई हो जाएगा, और आई के बाद हमें ये मालूम है कि शैल भी हो जाएगा, और उसके बाद याद करना तो यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो लर्निंग हो जाएगा, और अपना पाठ तो क्या हो जाएगा, माई। जब आई करता होगा तो अपने के लिए माई, और उसके बाद हो गया लेसन, तो माई लेसन, और देन फुल स्टॉप हो जाएगा। दूसरा लिखिए, दूसरा आप लोग खुद बनाएं। वह एक पत्र लिख रही होगी, वह एक पत्र लिख रही होगी, लिख रही होगी। तो वह दूसरा सेंटेंस आया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेटिव में, वह एक पत्र लिख रही होगी। तो इसे चले सॉल्व करते हैं। रही होगी और वह, तो इसमें से कर्ता क्या है, सी, और इसके बाद सहायक क्रिया, हाँ विल बी, और हाँ राइटिंग, राइटिंग अ लेटर, बिल्कुल ठीक है, अ लेटर, अ लेटर। और फ्यूचर कंटिन्यूअस से अफर्मेटिव में बस एक यही सिचुएशन है। तो चलिए इसमें से हम लोग रूल नंबर 1 लिख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, जब आज बिल्कुल है, जब इसमें आएगा कि वह एक पत्र अवश्य लिख रही होगी, तो बस इसमें आपको वही एक काम करना है कि सी के साथ जो विल भी आया है तो विल भी की जगह शैल भी, वो किसी में भी आ सकता है, तो इसका ये प्रयोग करना है, ये रहेगा। तो चलते हैं इसमें से फर्स्ट। अच्छा हाँ, अब उसमें ये होता है कि उसके लिए कोई ना कोई वर्ड यूटिलाइज करते हैं, लेकिन हम ये है कि ग्रामर का ही रूल लागू कर दें तो उससे पूरा सेंस आ जाता है, अलग टर्म की आवश्यकता नहीं। और इंग्लिश लैंग्वेज में एक खासियत है कि अगर 2 शब्दों की जगह एक शब्द से काम चले तो वो माना जाता है स्मार्ट इंग्लिश स्पीकिंग या राइटिंग। तो इसलिए हम डेफिनेटली जब करते तो 2 आ जाते हैं, और यदि हेल्पिंग वर्ब बदलने से हमारा काम चल जाए तो शायद एक बेहतर रहता है, तो उसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट, सहायक हाँ लिखेंगे शैल बी, रूल फर्स्ट में शैल बी या विल बी का, शैल बी या विल बी का प्रयोग किया जाता है। और ये तो अपने आप निश्चित है कि शैल बी किसके साथ, विल बी कैसे, चूँकि पहले हो चुका है। तो शैल बी व विल बी का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद रूल अगला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। और एक रूल और लिख लेंगे, वाक्य के अंत में रहा होगा, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, आते हैं, रहा होगा, आते हैं। और उसके बाद अब आप बी नंबर डाल लीजिए, निगेटिव सेंटेंसेस। बी नंबर आया निगेटिव सेंटेंसेस, और निगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस लिखें, और इसे आपको बनाना है। तो चलिए लिखते हैं। फर्स्ट आ गया, मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा, मैं कक्षा में नहीं
पढ़ रहा हूँगा, पढ़ रहा हूँगा। इसे आप मत बनाएं, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए तो थोड़ा बेहतर होगा। देखिए एक बात ध्यान देना है कि ये रहा हूँगा आया है, विल भी या शैल भी आएगा, बट अंतर ये है कि विल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा और शैल और बी के बीच में नॉट, बस इतना, और कोई फ़र्क नहीं है। तो ये होगा क्या कि आई शैल नॉट और बी, और उसके बाद मेन वर्ब में तो आईएनजी आना ही है, तो वह है ये रीडिंग, तो हो गया रीडिंग। और इन द क्लास जो कि कक्षा है, तो इन द क्लास, और वो कक्षा डिफिनिट है, कोई निश्चित ही होगी, तो जैसे यही कक्षा है तो द आर्टिकल आ जाएगा, तो इन द क्लास आया। अगला आप खुद बना लीजिए, वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे, नहीं पढ़ा रहे होंगे। और अब देखिए इसमें तो क्या हो जाएगा, दे विल नॉट बी, और पढ़ाना टीच, तो टीचिंग, और चूंकि लड़कों है द बॉयज़, और फुल स्टॉप आया। अब इसमें चलिए रूल लिख लेंगे। नंबर 1, विल या शैल के बाद नोट है, यानी रूल नंबर 1, विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग करके बी लिखा जाता है। विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग करके बी लिखा जाता है, बी लिखा जाता है। और यहीं से निगेटिव सेंटेंस हम लोग समाप्त करके अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। तो आपका आ गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सी नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को सी, तो यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और इसमें आया फर्स्ट नंबर आया, और फर्स्ट को चलिए लिखते हैं। और क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा? क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा? तो क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा? तो देखिए ध्यान दें, रहा हूँगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है, तो जब ये इंट्रोगेटिव है और वो भी क्या पहले आया है, तो शैल आएगा, यानी सहायक क्रिया, तो यहाँ पर शैल हो गया। और इस शैल के बाद तुरंत करता आता है, बी तो बाद में है, तो शैल के बाद आई, और आई के बाद बी, और उसके बाद अब मेन वर्ब आएगी, और क्या है, जाना, तो गोइंग, और गोइंग टू अपने गांव, तो आई है, आई के लिए अपना आया है माई, और विलेज माई विलेज, और पैदल का मतलब है ऑन फुट, तो ऑन फुट का मतलब पैर, तो ऑन फुट और क्वेश्चन मार्क, ऑन फुट, तो ऑन फुट FOOT, तो शैल आई बी गोइंग टू माई विलेज ऑन फुट, शैल आई बी गोइंग टू माई विलेज ऑन फुट। अच्छा अगला बनाए, तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे? तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे? कल कहाँ जा रहे होंगे, ये आया, और देन क्वेश्चन मार्क लगा दें।
अच्छा ये तो पता है रहे होंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। कहाँ आया है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, तो बिल्कुल सही। वेयर विल तुम्हारे पिताजी, तो योर फादर, तो योर फादर बी, हाँ, गोइंग टू। अच्छा, गोइंग आया, गोइंग के बाद और तो कोई जगह का है नहीं नाम, तो इसलिए टू ना लगाकर, और कल आया है तो यहाँ पर लगा देंगे टुमारो, चूँकि ये आने वाला कल है और जो कल आएगा वो टुमारो है, जो बीत गया कल वो है यस्टरडे, तो यहाँ पर हो जाएगा टुमारो और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये आपका इंट्रोगेटिव हुआ। और एक और बना लीजिए, स्कूल कौन जा रहा होगा। तीसरा, स्कूल कौन जा रहा होगा, होगा, तो क्या हो जाएगा? हु विल बी गोइंग टू स्कूल, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें रूल नंबर 1, रूल लिखते हैं, नियम नंबर 1, यानी रूल नंबर 1। यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है, तो उसके स्थान पर, तो उसके स्थान पर विल या शैल लिखते हैं, उसके स्थान पर विल या शैल लिखते हैं। इसके तत्पश्चात सब्जेक्ट लिख करके, इसके तत्पश्चात सब्जेक्ट लिख करके बी का प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। और बाकी आईएनजी तो लगाएंगे ही, वो तो पता ही है, तो आईएनजी हुआ। और एक और रूल लिख लीजिए, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। द इंट्रोगेशन या इंट्रोगेटिव साइन इज यूज्ड आफ्टर द एंड ऑफ द सेंटेंस, तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। और इसी के साथ हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ख़त्म करते हैं। तो फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट, 4 में पहला पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट समाप्त, और दूसरा पार्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस समाप्त, और तीसरा आया, तो तीसरे में हम लेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसमें भी ए नंबर डाल लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और चलते हैं, फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, वह जा चुकेगा। पहला आया वह जा चुकेगा। अच्छा देखिए, एक यहाँ पर गा तो आया है, लेकिन गा के साथ चुका भी। जब आपका सिर्फ गा या गी या गे आए तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट, जब रहा होगा रही होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस, और जब चुकेगा चुकेगी तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया बस विल है, जैसा कॉन्टिन्यूअस में विल भी, शैल भी, और यहाँ पर हो जाएगा शैल है। और इनका प्रयोग, जहाँ विल का प्रयोग तो वहीं पर विल है, और जहाँ शैल का प्रयोग वहाँ पर शैल है। अब जब हम यहाँ पर करेंगे कि वह जा चुका होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है,
तो ऐसी स्थिति में हम ही लिखेंगे और ही के बाद हम सहायक क्रिया लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, ही के साथ कौन सी आएगी? विल हैव, तो विल हैव हो जाएगा। हाँ, इसमें यह है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। जैसा कि प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में हमने परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगाया, तो वैसे ही यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और जाना मतलब गो, वेंट, गॉन, और उसके अलावा कोई शब्द और नहीं है, तो फुल स्टॉप होगा। अच्छा, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, आपने इसे बनाया। एक और मैं सिंपल सा देता हूँ, बाकी फिर थोड़ा कठिन लेते हैं। तो एक और दूसरा है, आप बनाइए। तुम अपनी पुस्तक पढ़ चुके होगे। तुम अपनी पुस्तक पढ़ चुके होगे। और चुके होगे हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सहायक क्रिया विल हैव या शैल हैव। तो ये यू के साथ क्या आएगा? विल हैव, तो यू विल हैव। और पढ़ना तो रीड, रेड, तो यू विल हैव रेड। और अपनी, हाँ, योर बुक। और देन उसके बाद फुल स्टॉप। अब थोड़ा कठिन की ओर चलते हैं, हालांकि कठिन नहीं है। हम लोगों ने अभी देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा था, वैसे ही इसमें कुछ है। अब जब इसमें है तो चलते हैं इसमें, अगला सेंटेंस देखें और दिमाग लगाना है आपको। और तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। यह है। अच्छा देखिए, ध्यान दें, मैंने एक बात आपको समझाई थी और उसे अभी फिर बता रहा। सबसे पुरानी बात तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट बिल्कुल है, आपको याद है। और फिर उससे कम पुरानी बात, इसका मतलब यह है कि अगर पास्ट टेंस में दो बातें होती हैं तो जो सबसे पुरानी बात है उससे पास्ट परफेक्ट और नई वाले में पास है। फिर उससे नई प्रेजेंट परफेक्ट आया, और उससे नई प्रेजेंट इंडेफिनिट आया, इंडेफिनिट। और उससे नई फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर में वह इंडेफिनिट भी हो सकता है और परफेक्ट भी हो सकता है, कोई हो सकता है, तो फ्यूचर आ गया। इसका मतलब ये कि अगर एक वाक्य है और वो फ्यूचर टेंस में है, लेकिन दो काम हो रहे हैं, तो एक काम को हम फ्यूचर में रखेंगे और एक को रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसा एक आपका पास्ट टेंस हो और पास्ट टेंस से दो काम हो रहे हैं, तो जो पहले काम हो रहा है पास्ट परफेक्ट और दूसरे पास्ट इंडेफिनिट, यानी पास्ट में ही एक वाक्य है बट काम दो हो रहे हैं, तो हम वहाँ पर एक में पास्ट परफेक्ट और एक में पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन जब फ्यूचर टेंस हो और फ्यूचर टेंस में दो काम हो रहे हैं, तो एक काम में आपका फ्यूचर टेंस होगा और दूसरे में हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। असर रही बात ये कि ये चूँकि हम भविष्य में काम करवा रहे हैं, तो भविष्य में जो सबसे पहले होगा तो ज़्यादा भविष्य का होगा, यही तो हुआ। मैं अगर कहूँ भविष्य में जो सबसे पहले हो रहा है और बाद में हो रहा है, तो अब मुझे आप बताइए, भविष्य में जो सबसे पहले एक काम हो रहा है और एक उसके बाद, इनमें से कौन पुराना है? भविष्य की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं भूतकाल में कहूँ, पास्ट टेंस में एक सबसे पहले काम हुआ और एक बाद में हुआ, तो कौन ज़्यादा पुराना? पहले हुआ। अब पुराने का मतलब है भूत के भाव में देना है, पास्ट के भाव में, कि कौन प्रेजेंट में हुआ कौन पास्ट।
अब मैं फ्यूचर में दो घटनाएं घटित करा रहा हूँ और उनमें कौन पुराना है, यानी कौन भूत की ओर है, वो बताना है। तो फ्यूचर में दो घटनाएं घटित हुई, एक सबसे पहले घटित होती है, मतलब सबसे ज़्यादा फ्यूचर में, तो एक घटना सबसे ज़्यादा फ्यूचर में हो रही है और एक दूसरी घटना उसके बाद हो रही है। बाद का मतलब ये कि सबसे पहले भविष्य में उसके थोड़ा पहले हो रही है दूसरा, तो जो दूसरा वाला उसके थोड़ा पहले हो रही है तो पुरानी हो जाएगी, यानी कुछ पास्ट। और जो सबसे पहले हुआ है, चूँकि भविष्य में घटना घटित हो रही, भविष्य में हो रही, तो जो सबसे भविष्य में होगी और वह ज़्यादा नहीं होगी, और उसके बाद वाली वो पुरानी होगी। तो पुरानी वाले में कौन सा आएगा फिर? तो चूंकि पुरानी में, अब आप देखें, अगर मैं प्रेजेंट डेफिनेट और फ्यूचर का कहूँ तो इनमें कौन सा पुराना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि फ्यूचर? प्रेजेंट डेफिनेट है। चूंकि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तो अगर इनमें से मैं कहूँ फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट डेफिनेट, इनमें कौन पुराना है? पुराना मतलब कौन भूत में है, कौन पास्ट में? तो इसमें कौन होगा? प्रेजेंट। और अगर मैं ये कहूँ तो ये प्रेजेंट डेफिनेट होगा। तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि जब भविष्य में दो काम हो रहे हैं तो एक बहुत फ्यूचर हो रहा है जो सबसे पहले, और एक उसके बाद हो रहा है, तो बाद वाला ज़्यादा पुराना है। तो जो ज़्यादा पुराना है तो उससे प्रेजेंट डेफिनेट आएगा कि फ्यूचर? प्रेजेंट। चूँकि फ्यूचर है तो ये तो बिल्कुल भविष्य में जो सबसे आगे है उसका भाव देता है, और जो बिल्कुल आगे है जब बहुत भविष्य में हुआ है तो फ्यूचर होगा, और जो दूसरा वाला हो रहा है उसके बाद यानी थोड़ा पुराना, तो चूँकि प्रेजेंट डेफिनेट ज़्यादा पुराना है फ्यूचर की अपेक्षा, तो उसे प्रेजेंट डेफिनेट आएगा। जैसे दो काम में मैंने कहा कि एक काम एकदम भविष्य में हुआ, एक बाद में हुआ, तो बताइए बाद वाले में फ्यूचर आएगा कि प्रेजेंट डेफिनेट? प्रेजेंट डेफिनेट आएगा, क्योंकि बाद वाला, बाद का एक बहुत पहले यानी भविष्य में एकदम आगे हुआ है, और एक दूसरा वो नया है, और एक दूसरा हुआ है, इसका मतलब अब आगे नहीं हो रहा है, इसके पीछे हो रहा है। तो जो पीछे हो रहा है तो उसकी अपेक्षा तो पास्ट है, उसकी अपेक्षा पास्ट है। तो जब उसके अपेक्षा पास्ट वाला है तो उसमें इंडेफिनिट आएगा कि फ्यूचर आएगा? तो उसमें इंडेफिनिट आएगा, क्योंकि फ्यूचर और इंडेफिनिट यानी फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट डेफिनिट, अगर मैं दो को लूँ तो फ्यूचर ज़्यादा नया है, अब प्रेजेंट डेफिनिट क्या है? कम नया है, यानी कुछ पास्ट है। तो फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, इनमें से कौन ज़्यादा पुराना है? प्रेजेंट डेफिनिट ही तो होगा जी, प्रेजेंट डेफिनिट। जैसे फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट इन प्रेजेंट डेफिनिट, तो फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट डेफिनिट, तो भाई प्रेजेंट डेफिनिट पहले होता है, बाद में फ्यूचर आता है। तो फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप मुझे ये बताएं कौन ज़्यादा पुराना है? प्रेजेंट डेफिनिट। तो अगर भविष्य में दो काम हम करवाएंगे तो जो कुछ पुराना होगा उसमें कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये तो कंफर्म है सबको। अब जब ये कंफर्म है तो अब चलिए सेंटेंस लिखते क्या है, इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, तुम्हारे, और चूंकि भविष्य में हो रहा है, ध्यान देना है, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो यहाँ पर है कि वह अपना पाठ याद कर चुका होगा और आने से पहले, तो कौन सा काम ज़्यादा भविष्य में हो रहा है? याद करना। और उसकी अपेक्षा भूतकाल में कौन है? तुम्हारा आना। तो अब मुझे बताइए, जब इतना हुआ तो याद करने में कौन सा टेंस आएगा? और इसमें कौन सा आएगा? फिर तुम्हारे आने से पहले वह पाठ याद कर चुका होगा। तो ये भविष्य में, ये सबसे भविष्य में हो रहा है, ये बाद में हो रहा है। तो पुराना कौन होगा इन दोनों में? पुराना मतलब भविष्य का है,
देखिए ध्यान देना, आपका बिल्कुल सही कहना है कि पुराने से मतलब आपको है कि वो पहले हुआ है, लेकिन हम भविष्य की बात कर रहे हैं, तो भविष्य में कौन आगे गया होगा? ये पार्ट की ये वाला, ये ज़्यादा भविष्य में है और यह कम भविष्य में है। ये तो ठीक है ना, क्योंकि भविष्य में दो घटनाएं हैं तो याद कर चुका होगा, तो भविष्य में ही हम करवा रहे हैं। ये ध्यान देना है, भविष्य में करवा रहे हैं तो इसको पहले भविष्य में करवा देंगे, और यह उस भविष्य में यानी कम भविष्य में होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्यूचर टेंस, यहाँ प्रेजेंट डेफिनेट। तो जब इसे हम बनाएंगे तो ये पार्ट जब आएगा तो ही हो जाएगा, और यह चुकेगा है, तो ये जो बनेगा तो चुकेगा आया है तो ये फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, तो ही विल हैव, और याद करना लर्नड, हाँ तो लर्नड हिज लेसन बिफोर, और बिफोर के बाद तुम्हारे आने से पहले, तो बिफोर, और चूंकि बिफोर के बाद करता आता है तो तुम्हारे का करता यू ही होगा भाई, यू योर यू, तो यहाँ पर यू होगा तो आपका यू हुआ, और ये चूंकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और जब करता यू प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यू कम, और उसके बाद और कुछ आया नहीं तो फुल स्टॉप हो जाएगा। इसे बनाए, अगला मैं फिर दे रहा हूँ। यह सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, बिल्कुल है, चुकेगा आया है तो फ्यूचर परफेक्ट है, और कहीं पर नहीं आया, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट में ये अफर्मेटिव, इसीलिए तो अफर्मेटिव में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। यहीं पर हम नहीं लगा देते तो निगेटिव में आ जाता, टेंस वही रहता तो वह निगेटिव में आता। इसके बाद एक और, चलिए इसमें से अगला सेंटेंस हम अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आया, और नेक्स्ट है सूरज छिपने से पहले, सूरज छिपने से पहले, छिपने से पहले, तो सूरज छिपने से पहले वह, हाँ सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे, पहले वे मैच खेल चुके होंगे, खेल चुके होंगे। और देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, सूरज छिपने से पहले एक पार्ट आया, वे मैच खेल चुके होंगे, तो मैच खेलने का काम पहले हो रहा है, यानी और ज़्यादा भविष्य में हो रहा है, और सूरज छिपने का काम बाद में, तो ये कम भविष्य में है, तो कम भविष्य में, तो ये परफेक्ट बनेगा, वो इंडिफिनिट बनेगा, बस यही है। तो अब चलते हैं इसमें से बनाए, तो दे, और इसके साथ क्या आएगा, विल हैव, और प्लेड, प्लेड द मैच, मैच आया द मैच, और बिफोर से जुड़ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बिफोर सूरज छिपना, तो सूरज का हाँ द आर्टिकल, चूँकि सन है, मून है, यूनिक है, और यूनिवर्स में ब्रह्मांड में एकमात्र है, और जब आते हैं तो द आर्टिकल आता है, उस दिन चर्चा हुई थी। तो द सन सेट्स, गुड, द सन सेट्स, और फुल स्टॉप हुआ। और इस तरह से हम लोग, अब तो समझ में आ गया है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस ख़त्म करते हैं। इसमें आप वो नहीं आएगा आफ्टर, नहीं आफ्टर भी आएगा, बस फार्मूला वही रहेगा, कौन सा काम ज़्यादा भविष्य में, कौन उसके सापेक्ष बाद में, आफ्टर भी आ सकता है, बस उतना ध्यान। तो इसके बाद आज इसमें रूल लिख लेते हैं, फिर आज की क्लास समाप्त कर लेंगे।
अगली क्लास में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की चर्चा करेंगे। तो इसमें से रूल नंबर 1, आई एवं वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं। आई एवं वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं। अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। और रूल अगला, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की रूल नंबर 2 है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थोड़ा जल्दी लिखेंगे स्पीड से। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और लास्ट रूल लिख लीजिए, रूल थर्ड। और रूल थर्ड में लिखेंगे, यदि फ्यूचर टेंस के वाक्य में, यदि फ्यूचर टेंस के वाक्य में 2 काम हो रहे हों, यदि फ्यूचर टेंस के वाक्य में 2 काम हो रहे हों, तो पहले होने वाले काम के लिए, तो पहले होने वाले काम के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पहले होने वाले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और बाद में होने वाले कार्य के लिए, और बाद में होने वाले कार्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। बाद में होने वाले कार्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मेटिव समाप्त करते हैं। कल की क्लास से हम लोग शुरू करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव। और यहीं से क्लास समाप्त करके ओके, थैंक यू।